Dear student, welcome to physics class. In last lecture, we have discussed about the mass energy relation, and today we will discuss about the mass energy, some examples of the mass energy relations. So इसके फर्स्ट एग्जांपल पे हम लोग बात करते हैं। जो हमारा एक पॉजिट्रॉन होता है, एक एलिमेंट्री पार्टिकल्स है। ये पॉजिट्रॉन का जो मास होता है जस्ट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के होता है, एंड जो चार्ज होता है वो जस्ट अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन होता है। एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन एनहिलेट करते हैं तो एक गामा रेज प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, गामा रेज हमारा प्रोड्यूस करते हैं। और ये देखा गया है कि जो गामा रेज की एनर्जी होती है, जो गामा रेज की एनर्जी होती है वो इक्वल्स टू होती है टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द मास ऑफ द पार्टिकल, बोथ पार्टिकल्स। ठीक है, जो गामा रेज की एनर्जी है वो कितनी होती है, वो टोटल एनर्जी 2 mc² होती है। जो गामा रेज की एनर्जी होती है 2 mc² होती है, वेयर 2m इज द मास ऑफ द 2m क्या है हमारा, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ द पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो ये गामा एनर्जी की इसके इक्वल एनर्जीज गामा एनर्जी रखता हुआ है। और इस ये एनर्जी को हम लोग किसके फॉर्म में निकाल सकते हैं, मास एनर्जी रिलेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड एग्जांपल के फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो हमारा जो एटम्स बम बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है, यूरेनियम 235 से बनाया जाता है। और इसमें क्या होता है ये यूरेनियम टू पार्ट्स में ब्रेक होता है। जब टू पार्ट्स में ब्रेक होता है तो हमें ह्यूज एनर्जी रिलीज करता है, और वो एनर्जी हमें, उस एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट, वो एनर्जी यूज करते हैं हम लोग बम के फॉर्म में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अब ये जो यूरेनियम है टू पार्ट्स में रिलीज करता है, जो डिवाइड होता है, उन दोनों का जो मास होता है, उन दोनों का मास होता है स्लाइटली लेस देन होता है इन कंपेरेबल टू जो हमारा यूरेनियम 235 एटम्स होता है। तो डिफरेंस इन मास जो होता है डेल्टा एम जो अपेयर होता है, डिफरेंस इन मास जो होता है, जो डिफरेंस इन मास आता है वही मास हमारा एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वही मास हमारा एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और वो एनर्जी हम लोग कैसे निकाल लेते हैं, इस मास एनर्जी रिलेशंस के फॉर्म में निकाल लेते हैं। यानी कि अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि कितनी एनर्जी आएगी, तो वो एनर्जी आता है डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, वेयर डेल्टा एम क्या है हमारा, डिफरेंस इन मास है किसके, यूरेनियम के। और जो टू एटम्स हमारे निकले थे, टू एटम दो पार्ट्स में जो डिवाइड हुआ था, और उनके जो दोनों अ, दोनों के मास को ऐड करने पे जो हमारा डिफरेंसेस मास आता है, उससे हम लोग इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अनदर एग्जांपल के बाद बात करते हैं। तो अगर हम लिथियम और ड्यूटेरियम, जो अगर दो एटम्स हमारे मिलते हैं, एनिलेट करते हैं, तो हमारे पास 2 हीलियम एटम्स मिलते हैं, 2 हीलियम एटम मिलते हैं। अब इन दोनों हीलियम एटम्स का मास जो होता है, मास निकालते हैं, और लिथियम और न्यूट्रॉन के मास को निकालते हैं। इनके बीच में जो भी डिफरेंस इन मास आता है, इनके बीच में डिफरेंस इन मास अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा इनके बीच में डिफरेंस इन मास आ जाएगा डेल्टा एम इक्वल टू 0.0381 AMU। ठीक है, इतना मास हमारा डिफरेंस इन मास आएगा। और इस डिफरेंस इन मास को हम लोग एनर्जी के फॉर्म में, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और ये एनर्जी हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मास एनर्जी रिलेशन के फॉर्म में। मास एनर्जी रिलेशन हमारा क्या कहता है, डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। ठीक है, वेयर डेल्टा एम क्या है, डिफरेंस इन मास कितना है, लिथियम ड्यूटेरियम के मास से और 2 हीलियम एटम्स के मास में जितना डिफरेंस आया है वो हमारा डेल्टा एम है। अब इस रिलेशन से हम लोग इस रिलेशन से हम लोग एनर्जी निकालते हैं, तो कैलकुलेटेड एनर्जी कितनी है हमारी, 22.17 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, MeV आती है। और जो ऑब्जर्व एनर्जी है हमारी, ऑब्जर्व एनर्जी है जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया है, वो एनर्जी कितनी आती है, 22.2 MeV। ठीक है,
तो ये अप्रोक्सीमेट इक्वल है, हमारे एग्रीमेंट करता है कि ये हमारा जो भी एनर्जी डिफरेंस है मास से जो एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, जो एनर्जी हमें मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, वो हमारे डिफरेंस इन मास से आ रही है। मतलब जो मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। उसी तरह अगर हम सन की एनर्जी के बारे में बात करते हैं, सोलर एनर्जी की बात करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, 4 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, तब हमारे हीलियम एटम्स का फॉर्म होता है। 4 प्रोटॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जब मिलते हैं तो हमारा हीलियम एटम का फॉर्म होता है। और इनके बीच में जो डिफरेंस इन मास होता है, जो भी मास होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए ही इनका डिफरेंस इन मास आता है। तो अगर हम देखें 4 प्रोटॉन का मास प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का मास को अगर हम हीलियम एटम के मास से माइनस से कर दें तो डिफरेंस इन मास कितना आएगा, 0.045 इंटू 10⁻27 kg आएगा, ठीक है। तो इस 27 इस डिफरेंस इन मास को हम लोग मास एनर्जी रिलेशन से हम लोग एनर्जी निकाल लेते हैं, तो कितनी एनर्जी आएगी, 25 MeV एनर्जी आएगी। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है हमारा 1.6 इन 10⁻19 जूल। तो ये हमारी जूल में एनर्जी, अगर हम जूल में निकालना चाहें तो हमारे जूल में एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ हाई एनर्जी के एग्जांपल्स थे। अब हम लोग कुछ लो एनर्जी के बारे में बात करते हैं। ये तो हाई एनर्जी बहुत ज़्यादा जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अ- अब हम लोग बात करते हैं कुछ लो एनर्जी के एग्जांपल के बारे में। अगर बात करते हैं तो लो एनर्जी में सिंपल क्या है, जैसे कि एक कंप्रेस स्प्रिंग होती है, अगर कोई स्प्रिंग ले लिया जाए, उसको कंप्रेस कर दिया जाए, दैट मीन्स उसको हम लोगों ने एनर्जी दे दी। उसको कंप्रेस करने पे कुछ फोर्स लगेगा, यानी कि फोर्स लगेगा तो उसको हम लोगों ने कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर दी। वो उसका वेट हमारा क्या होगा, वो ज़्यादा होगा इन कंपेरेबल टू द अनकम्प्रेस्ड स्टेट में। अगर उसी स्प्रिंग को हम अनकम्प्रेस छोड़ दें तो उसका वेट अगर हम मेजर करेंगे तो उसका वेट हमारा कम होगा। और जो कंप्रेस स्प्रिंग का है, सेम स्प्रिंग को अगर हम कंप्रेस करेंगे तो उसका वेट हमारा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये एक हमारा दूसरा एग्जांपल है। बट क्या है, इसमें एनर्जी मास का डिफरेंस बहुत कम है, तो एनर्जी का भी डिफरेंस, एनर्जी भी कम होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर एक हॉट बॉडी है, ठीक है, उसका अगर हम वेट ले निकालें, और एक कोल्ड बॉडी है, उसी वेट को अगर हम उसको ठंडा कर दें, कोल्ड कर दें, तो उसके मास में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। वो हॉट बॉडी जो है हैवियर रहेगी, और कोल्ड बॉडी जो है वो हमारी लाइटर होगी, यानी कि मास में अंतर आ जाएगा। बट ये क्या है, इनका मास में इतना कम अंतर होता है, यानी कि एनर्जी में इतना कम अंतर होता है कि अनमेजरेबल होती है, यानी कि मेजर नहीं कर सकते हैं। देखो कैसे, डिफरेंस इस मास का हमारा कितना आएगा, डिफरेंस इस मास आएगा डेल्टा एम इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन 3 × 10⁸ का स्क्वायर, यानी कि डेल्टा ई अपॉन सी स्क्वायर का पावर करेंगे, यानी 10⁻16 टाइम्स हमारा कम आएगा। तो इससे क्या है, होता तो है, ये चीजें हो तो रही हैं, बट हम लोग इसको मेजर नहीं कर पा रहे हैं, इट इज अनमेजरेबल हो जाता है, ठीक है। उसी तरह बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बात करते हैं। जो बाइंडिंग एनर्जी है हमारे, वहां पे भी डिफरेंस मास होता है, बट वो भी हमारा मास कितना आएगा, डिफरेंस इन मास डेल्टा एम इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन सी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, जो कि बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम आता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ रियल एग्जांपल्स हैं जिनको हम लोग मास एनर्जी रिलेशन से उनकी एनर्जी निकालते हैं, और एनर्जी का कंजर्वेशन होता है मास में। तो ये मास हमारा जो है मास, और मास को एनर्जी और एनर्जी को मास में कन्वर्ट करके देखा गया है। तो ये दैट मीन्स ये प्रूव होता है कि जो हमारा मास एनर्जी रिलेशन है वो सही है। आइंस्टीन के द्वारा जो जो ई बराबर एम सी स्क्वायर दिया गया वो हमारा सही है, रियल एग्जाम्पल्स में उसका वर्क है, ठीक है। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट है रिलेशन निकालेंगे, एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशंस होता है। ऐसे हम लोगों को पता है कि हमारा मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है P = mv,
यहाँ पे अगर रिलेटिविस्टिक मास की बात करेंगे, यानी कि एम, रिलेटिविस्टिक मास हमारा क्या होता है, एम अपॉन एम, एम इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो अगर हम वी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मोमेंटम हो जाएगा। तो मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू एम नॉट वी अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर वन अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी सी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा अगर लिख देते हैं तो हमारे पास मोमेंटम आ जाएगा। फॉर सिंप्लिसिटी के लिए किया गया कि सिंपल बनाने के लिए किया गया, वन अपॉन रूट वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को गामा लिख दिया गया है। ठीक, तो ये हमारे पास मोमेंटम क्या आ जाएगा, एम नॉट वी गामा। अब इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर गामा स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक है, अब गामा स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा हमारा कितना था, वन अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर था। तो गामा स्क्वायर क्या क्या हो सकता है हमारा, गामा स्क्वायर हो जाएगा वी सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। और सी, इसको फिर अगेन एक्सप्लेन करेंगे तो गामा स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू गामा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, यानी कि हम गामा गामा स्क्वायर और वी स्क्वायर की जगह पे हम गामा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको गामा स्क्वायर की जगह पे लिख लिया। तो हमारे पास पी स्क्वायर आया, क्या वैल्यू आई, पी स्क्वायर इक्वल टू गामा एम नॉट स्क्वायर गामा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसमें सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आया, हम लोगों के पास आया पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर गामा स्क्वायर सी की पावर फोर, क्योंकि सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, सी स्क्वायर सी की पावर फोर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर फोर। ठीक है, सी की पावर फोर आ गया। अब इसको हम लोग और कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं, एम नॉट स्क्वायर गामा स्क्वायर सी की पावर फोर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर फोर लिख सकते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है हमारा फॉर्मूला, यानी कि अगर हम इसको रेस्ट मास के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एम नॉट गामा सी स्क्वायर आएगा और ई स्क्वायर, फिर ई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम नॉट स्क्वायर गामा स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी एम ना स्क्वायर गामा स्क्वायर सी की पावर फोर। तो हम लोग इस वैल्यू की जगह पे हम लोग ई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ गया ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर फोर। तो ये हमारा रिलेशन हो गया है, एक प्रकार से हमारा रिलेशन आ गया है, रिलेशंस बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम एंड रेस्ट मास। ठीक है, तो ये हमारा एक रिलेशन है किसके बीच में, एनर्जी मोमेंटम एंड द रेस्ट मास के, या हम कह सकते हैं एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच में हमारा रिलेशन आया हुआ। ठीक है, अब इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी शो करेंगे। तो अगर मोमेंटम हमारा कंजर्व है देन हमारा एनर्जी भी कंजर्व होगा। तो ये सिंपल सा शो कर दिया गया, कोई इसमें वो नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट बात हम बात करते हैं पार्टिकल विथ जीरो रेस्ट मास। अगर हमारे पार्टिकल कोई है जिसका रेस्ट मास जीरो है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, तो रिलेटिविस्टिक एनर्जी ई ऑफ द पार्टिकल विद रेस्ट मास एम नॉट एंड एम के बीच में जो रिलेशन हमने अभी निकाला था वो कितना है, ई इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर फोर, और ई स्क्वायर था वहां पे तो हम लोग यहाँ ई की बात कर रहे हैं, यानी कि रूट आ जाएगा, यानी कि पावर वन बाई टू आ जाएगा। अगर किसी पार्टिकल का रेस्ट मास जीरो है, यानी कि एम इक्वल टू जीरो है, तो उसमें क्या आ जाएगा फिर हमारा ई इक्वल टू पी सी हो जाएगा। तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम हमारा हो जाएगा, मोमेंटम P इक्वल टू ई अपॉन सी हो जाएगा। ठीक है, P इक्वल टू ई अपॉन सी हो जाएगा। अगर मोमेंटम हम ई P इक्वल टू एम वी से निकालें, यानी कि P इक्वल टू एम वी हमारा मोमेंटम होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम मोमेंटम की वैल्यू रखें
तो P इक्वल टू एम वी, और m हमारा E बराबर एम सी स्क्वायर से m आएगा क्या, E अपॉन सी स्क्वायर। m की वैल्यू क्या आएगी, E अपॉन सी स्क्वायर। तो हमारा मोमेंटम क्या हो जाएगा, E अपॉन सी स्क्वायर वी हो जाएगा। तो मोमेंटम हमारा P इक्वल टू, यहाँ से हमने मोमेंटम क्या निकाला है, P इक्वल टू E अपॉन सी, एंड और P इक्वल टू वी, E अपॉन सी भी होता है, सी स्क्वायर होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हेंस ई वी अपॉन सी स्क्वायर, ये भी P है हमारा मोमेंटम है। और इसके अकॉर्डिंग रेस्ट मास जो जीरो जीरो रेस्ट मास के अकॉर्डिंग जो हमारा मोमेंटम आएगा, उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, E अपॉन सी आएगा। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, V इक्वल टू सी आएगा, V इक्वल टू सी आएगा। तो ये हमें अगेन प्रूव करता है कि अगर हमारा कोई पार्टिकल जिसका रेस्ट मास जीरो है, जैसे कि फोटोन पार्टिकल है, रेस्ट मास जीरो है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी विल बी ऑलवेज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करने लगेगा। दैट मीन्स उसके जो मोमेंटम है वो उसकी एनर्जी की वजह से है, ना कि उसके मास की वजह से। ठीक है, जो रेस्ट मास है, अगर हम रेस्ट मास जीरो मानते हैं, तो जो भी उसमें मोमेंटम आएगा, जो भी मोमेंटम है वो उसकी एनर्जी की वजह से है, ना कि उसके मास की वजह से। और देखो P इक्वल टू ई अपॉन सी, ये हमारा प्रूफ क्या करता है, ये प्रूव करता है अगर हमारा फोटोन कोई पार्टिकल है, जिसको हम फोटोन पार्टिकल को रेस्ट मास जीरो मानते हैं, तो फोटोन में जो मोमेंटम पाया जाता है वो हमारा किसकी वजह से, उसकी एनर्जी की वजह से। और एनर्जी किसकी वजह से है, वो क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करता है। ठीक है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे फोटोन का रेस्ट मास जीरो है, तो उसमें पी इक्वल टू एम वी के अकॉर्डिंग तो उसका मोमेंटम जीरो हो जाना चाहिए, मोमेंटम जीरो हो जाना चाहिए। बट फोटोन हैव द एनर्जी, तो एनर्जी को हम ई बराबर एम सी स्क्वायर से हम लोग लिख सकते हैं। ई बराबर एम सी स्क्वायर, यानी कि मास जो है वो हमारा पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि मास जो है वो एनर्जी के फॉर्म में रहता है, इसलिए वहां पे मोमेंटम होता है। इसलिए फोटोन को मासलेस पार्टिकल्स बोलते हैं, बट इट हैव द मोमेंटम। क्यों मोमेंटम है, क्योंकि वो एनर्जी के एनर्जी की वजह से उसमें मोमेंटम पाया जाता है। ठीक है, तो ये सम रियल एग्जांपल्स होते हैं। इसी तरह हम जो इसके वेलोसिटी को जो है, यानी कि रिलेटिविस्टिक मास एंड मोमेंटम के फॉर्म में भी हम लोग इसके फोटोन के रिलेटिविस्टिक और मास के मोमेंटम के बीच में भी रिलेशन निकालते हैं। वो हमारा पी ई न्यू अपॉन सी अपॉन एच अपॉन न्यू, यानी कि वेवलेंथ के फॉर्म में भी हमारा रिलेशन रिलेशन आता है, और वो भी हमारा सेम ही आएगा, ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फोटोन के फॉर्म में अक्सर आप लोगों से पूछा जाएगा, फोटोन में मास नहीं होता, मासलेस पार्टिकल है तो उसमें मोमेंटम कहाँ से आ जाएगा। तो बिकॉज मोमेंटम कहाँ से आएगा, उसमें मोमेंटम फोटोन के केस में P इक्वल टू ई अपॉन सी होगा, यानी वेयर ई इज द एनर्जी, एनर्जी की वजह से इसमें मोमेंटम आएगा। और एनर्जी ये क्यों होता है, क्योंकि फोटोन हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स आए, कुछ रियल एग्जांपल्स के बारे में हम लोगों ने बात की, ई बराबर एम सी स्क्वायर के बारे में, उसके रियल एग्जांपल्स के बारे में, और जीरो पार्टी रेस्ट मास जीरो होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में हम लोगों ने बात की कि कैसे उसका मोमेंटम आएगा, जो अगर मासलेस पार्टिकल है तो उसका मोमेंटम क्यों आता है, और उसकी वेलोसिटी कितनी होती है। ठीक है, अब उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सपोज फर्स्ट एग्जांपल है न्यूमेरिकल का, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन practically at rest come together and annihilate each other, calculate the energy। सेम है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एनिलेट करते हैं तो उसमें कितनी एनर्जी निकलेगी। तो रेस्ट मास एनर्जी, आपको रेस्ट मास पता है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का दोनों सेम होता है, यानी कि एम नॉट जो है 2 me आएगा, 2 me आ जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा, 2 इंटू
0.9 इंटू 10⁻30 kg आ जाएगा। तो रिलीज एनर्जी क्या होगी, m0c² हो जाएगी, यानी कि कितनी आएगी, 1.62 इंटू 10⁻13 जूल आ जाएगी। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल तो बहुत ही इजी एग्जांपल है। नेक्स्ट क्या है, द रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर 1.6725 इंटू 10⁻27 kg। ये प्रोटॉन का रेस्ट मास है और ये है 1.6748 इंटू 10⁻27 kg, ये न्यूट्रॉन का है। तो कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। ठीक है। तो अगर हमें न्यूट्रॉन, अब इसमें डिफरेंस इन मास निकालना पड़ेगा, यानी कि डिफरेंस इन मास में क्या है, डेल्टा एम की वैल्यू मास ऑफ द वन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ द ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन माइनस कर देंगे, यानी कि ड्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के मास से माइनस कर देंगे तो डिफरेंस इस मास हमारा कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10⁻30 kg आ जाएगा। और इसको हम लोग एनर्जी, जो बाइंडिंग एनर्जी हमारी फिर कितनी हो जाएगी, डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारी 2.25 MeV में एनर्जी हम लोग निकाल लेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल भी ऐसे ही है। ठीक है। फाइंड द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन डिके इनटू ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। फाइंड द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज्ड व्हेन ए न्यूट्रॉन डिके इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब एक न्यूट्रॉन जो है वो डिके हो रहा है किसमें, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स में डिके हो रहा है। ठीक है। तो उसके बीच में न्यूट्रॉन हो गए बेसिकली। ठीक है। तो उसमें एनर्जी कितनी रिलीज होगी वो आप लोगों को बताना है। ठीक है। तो ये उसमें रेस्ट मास दिया हुआ है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है। तो मास ऑफ द न्यूट्रॉन क्या कह रहे हैं, एक न्यूट्रॉन के डिके होने पे मास ऑफ द न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो रेस्ट डिफरेंस इन मास आ जाएगा। डिफरेंस इन मास हमारा कितना आएगा, डिफरेंस इन मास हमारा है, जिसमें मास निकालेंगे तो कितना आएगा, 0.0013 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है। -27 और इसको 3 इंटू 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर दिया, सी स्क्वायर कर दिया, तो इतनी एनर्जी आ जाएगी कितनी, 7.3 इंटू 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकाल दिए तो इतनी हमारी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, कह रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विथ विच हैव काइनेटिक एनर्जी 2 MeV। ठीक है। अब इसकी क्या करना है, अभी तक तो हम लोग एनर्जी निकाल रहे थे, अब हमें क्या निकालना है, अब हम लोगों को इसकी वेलोसिटी निकालनी है। कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकालनी है, वो काइनेटिक एनर्जी दे रखा है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू m-m0c² होता है। ठीक है। और ये हमारी एनर्जी क्या है, 2 MeV दे रखा हुआ है। और तो इसके फॉर्मूले से हम लोग पहले क्या निकालेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे। m हमारा क्या है, m इक्वल टू m0 प्लस 2 MeV/c²। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी m की 4.36 इंटू 10⁻⁻30 kg आ जाएगी। ठीक है। m0 की वैल्यू तो पता ही है ना, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ये है। और इस फॉर्मूले से हम लोगों ने 2 MeV निकाला था, तो इससे हम लोगों ने रेस्ट मास यानी कि m की वैल्यू निकाला है। ठीक है। तो ये हमारा आ गया m, और बट हमारा जो m की वैल्यू निकाले थे, और बट हमारे पास m की वैल्यू जो आती है अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, m इक्वल टू m0/√1 - v² ठीक है। तो v, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से हम लोग v की वैल्यू निकालेंगे, v की वैल्यू निकालेंगे और उसके फॉर्मूले में ये वैल्यू m एंड m0 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी, वो वेलोसिटी आएगी, वो कितनी आएगी, 2.93 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर प्रति सेकेंड।
ठीक है, तो ये सम एग्जांपल्स भी हम लोगों ने डिस्कस किए, और उसके रियल एग्जांपल के बारे में भी बात किया हम लोगों ने, मास एनर्जी रिलेशंस के बारे में बात कर लिया। ठीक है, तो ये इसके बीच में तो आज हम लोगों ने इस टॉपिक को खत्म किया। इसके साथ में ही ये आपका चैप्टर भी खत्म होता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसके साथ में ही खत्म होती है।